जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तेरी कृपा बिना श्री राधे कोई न ब्रज में आए, तेरी कृपा जो हो जाए तो भवसागर तर जाए। राधा रानी जो ब्रज की अधिष्ठात्री देवी है, उनकी कृपा जिस पर होती है वही ब्रज में दर्शन कर सकता है, और उनकी अनंत कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो उसे ब्रज में रहने का सौभाग्य भी मिल जाता है। ऐसी ही एक राधा रानी की कृपा है एक भक्त पर, उसी से संबंधित यह कथा है। बहुत ही सुंदर कथा है, अवश्य सुने। शिव वृंदावन की ब्रज भूमि में रहने वाला चंदन अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। दिन भर वो ब्रज की रज में लोट-पोट रहता था। अपने सखाओं के साथ अठेलियाँ करता, सखाओं के साथ गैया चराने जाता, शाम होने पर यमुना जी में स्नान करता, घर वापस आकर माँ बाप के चरण छूकर प्रसादी पाता। यही उसकी दिनचर्या थी। चंदन में धीरे धीरे ठाकुर जी के प्रति सखी भाव जागृत होने लगा। अगर ठाकुर जी सखियों की तरह चलता, कभी कभी सर पर चुनरी ओढ़ता और कभी कभी आंखों में काजल भी लगा लेता। एक दिन उसके मामा, जो कि बनारस शहर में रहने वाले थे, वृंदावन आए। जब उन्होंने चंदन को सखी भाव में देखा तो हैरान होकर चंदन की माँ से बोले कि चंदन तो आपका इकलौता बेटा है, इसको थोड़ा पढ़ा लिखा लो ताकि वह कुछ काबिल बन सके। चंदन के माता पिता को यह बात जच गई। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने चंदन को उसके मामा के साथ शहर में पढ़ने के लिए भेज दिया। शहर में पहले चंदन का मन तो नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका मन वहाँ लग गया और अच्छे से पढ़ाई करने लगा। अब चंदन बड़ा होने लगा। चंदन चाहे शहर में रहता हो, वहाँ रस बस गया हो, लेकिन उसके अंदर ब्रज रज का रस कूट कूट कर भरा था। प्रत्येक रोम में बसा हुआ था, जो कि उसको कभी ब्रज से दूर महसूस नहीं कराता था। इसलिए वह अपने आप को वहाँ अकेला नहीं समझता था, क्योंकि वह अपने अंदर ही अंदर पूरे आनंद में रहता था। चंदन की कक्षा में एक छात्रा उसकी सखी बन गई, जिसका नाम था ललिता। ललिता के माता पिता का बचपन में ही स्वर्गवास हो चुका था। वह अपने नाना नानी के पास रहती थी। बहुत सीधी सादी लड़की थी। चंदन और ललिता की खूब जमती थी। स्कूल खत्म होने पर दोनों इकट्ठे ही आगे पढ़ाई के लिए कॉलेज में प्रवेश हुए। वहाँ पर इकट्ठे पढ़े। चंदन की पढ़ाई अब खत्म हो चुकी थी। वह अपने घर वृंदावन धाम जाने के लिए तैयार हुआ। उसने ललिता से वृंदावन चलने के लिए कहा तो ललिता ने अपने नाना नानी से आज्ञा ली और उन्होंने चंदन के साथ उसे जाना की स्वीकृति दे दी। जब चंदन अपने मामा जी से विदा लेकर वृंदावन धाम पहुंचा तो वृंदावन में कदम रखते ही उसके हाव भाव बदल गए। वहीं पे एकदम सखी भाव में आ गया। उसकी चाल नर से नारी जैसी हो गई। अपनी कमर में हाथ रख कर चलने लगा। अचानक उसकी चाल में आए परिवर्तन को देखकर ललिता हैरान होकर उसको देख भी रही, पर बोली कुछ नहीं। अब चंदन अपने घर पहुंच चुका था। घर जाकर उसने अपने माता पिता के चरण छुए और ललिता के बारे में उनको बतलाया। ललिता की सुंदरता सादगी को देखकर उसके माता पिता भी बहुत प्रसन्न हुए। काफ़ी दिन हो चुके थे ललिता को वृंदावन आए हुए। उसने चंदन से जाने की आज्ञा मांगी तो चंदन ने अचानक से उससे शादी का प्रस्ताव रख दिया। यह सुनकर ललिता शर्मा गई और मुस्कुराकर हाँ भी भर दी। अब दोनों की शादी बड़े धूमधाम से संपन्न हो गई, लेकिन ललिता को कभी कभी चंदन का व्यवहार अजीब लगता। परंतु कहती कुछ नहीं। चंदन कभी कभी अपनी आंखों में काजल लगाकर, सर पर चुनरी ओढ़कर, कमर पर हाथ रखकर न जाने कौन सा नृत्य करता उसको दिखाता। ललिता को कुछ समझ नहीं आता। एक दिन तो उसने पूछ लिया कि आप कभी कभी ऐसा रूप क्यों धारण कर लेते हो, तो चंदन मुस्कुराकर उसकी तरफ देखने लगा और उसने कुछ मन में निश्चय किया। कहा किया तुम सुबह तैयार हो जाना, मुझे तुम्हें कहीं पर लेकर जाना है। ललिता को कुछ समझ नहीं आया। पति की आज्ञा मानकर सुबह जल्दी उठकर तैयार हो गई। चंदन को बरसाना धाम ले गया और किशोरी जी के निज महल में जाकर उसने अपने पाँव में घुंघरू बांधकर, आंखों में काजल लगाकर, कमर पर चुनरी बांधकर नृत्य करना शुरू कर दिया। ललिता उसको देखकर हैरान हो रही थी। अचानक से चंदन को क्या हो गया है। वह तो अपनी धुन में किशोरी जी के आगे नृत्य करता जा रहा था। उसका नृत्य इतना मंत्रमुग्ध करने वाला था कि वहाँ आए सभी भक्तजन ठिठक कर उसके नृत्य का आनंद ले रहे थे। बाहर से कभी कभी पवन का एक झोंका आकर चंदन के नृत्य का आनंद ले जाता और कभी कभी सूरज की किरणें अंदर आकर चंदन के पैरों में बजते लोगों से निकली राधे राधे की ध्वनि को सुनकर आनंदित हो जाता। जब चंदन थोड़ा शांत हुआ तो उसने ललिता को बताया, यहाँ हमारी लाडली सरकार है, उनको नमन करो। ललिता को कुछ समझ न आया। वह अभी भी असमंजस में थी कि फिर भी उसने किशोरी जी को प्रणाम किया और वो वापस वृंदावन में आ गए। दूसरे दिन उसी शाम ठाकुर जी, किशोरी जी यमुना जी में नौका विहार करने के लिए निकले। नौका बहुत ही सुंदर तरीके से सजी थी। नौका में चारों ओर कमल और मोगरे के फूल लगे थे। नौका में ठाकुर जी और किशोरी जी आमने सामने आकर एक दूसरे के रूप रस का पान कर रहे थे। उनके पीछे बैठी एक सखी हाथ में पतवार लिए नौका चला रही थी।
तभी अचानक से सखी के हाथ से पतवार छूट और यमुना में चली गई। वह घबरा गई और घबराहट के कारण अपने पैरों के नाखून से नौका की भूमि को रेतने लगी। ठाकुर जी का ध्यान उस पर गया तो उन्होंने पूछा, अरे सखी तुम इतनी क्यों घबराई हो? उसने अपने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, कन्हैया मेरी पतवार तो यमुना जी में गिर गई है। तो ठाकुर जी मुस्कुराए, बोले इसमें घबराने की क्या बात है? आंखों ही आंखों में उन्होंने किशोरी जी को इशारा किया और एक तरफ से किशोरी जी और दूसरी तरफ से ठाकुर जी ने अपना हाथ यमुना जी में डाला और दोनों अपने हाथों को पतवार बनाकर नौका चलाने लगे। झुकने के कारण किशोरी जी के सिर की ओढ़ी चुनरी और यमुना जी में भीग रही थी। दूसरी तरफ ठाकुर जी के गले का पीताम्बर भी यमुना में भीग रहा था। अब दोनों चुनरी पर लगा इत्र और पीताम्बर पर लगा इत्र भी यमुना जी में घुल गया। ठाकुर जी किशोरी जी अपने हाथों से उस नाव को किनारे लगाया। अगले दिन ललिता के सास ससुर चंदन के मामा के यहाँ कुछ काम से चले गया। अब ललिता और चंदन घर में अकेले थे। चंदन सुबह सुबह अपने काम पर चला गया। ललिता ने हाथ की मटकी ली और यमुना जी से जल भर कर लाई। आज घर में कोई नहीं था, इसलिए ललिता ने मटकी में से थोड़ा सा जल दिया। उसमें इत्र की इतनी सुंदर खुशबू थी कि वह प्रसन्नता से भर गई। धीरे धीरे उसने मटकी में से काफी जल पी लिया और थोड़ा सा जल शेष बचा तो उसका ध्यान मटकी में पड़ा। वह क्या देखती है कि उस मटकी के अंदर नौका में बैठकर विहार करते किशोरी जी और लालचू नजर आ रहे हैं। ललिता घबराकर दीवार के सामने टेक लगाकर खड़ी हो गई। उसको कुछ नहीं सूझ रहा था। मटकी से पिया हुआ जल धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में फैल गया था। उसकी आंखों में ना जाने कैसे अश्रुधारा बहने लगी थी। इतने में चंदन बाहर से आया। अपनी पत्नी की ऐसी स्थिति देखकर उसने पूछा, क्या हुआ प्रिया? ललिता के मुख से कुछ नहीं निकला, परंतु उसके ओठ कुछ कहने के लिए फड़फड़ा रहे थे। सांस जोर जोर से चल रही थी, आंखों की पट्टी भी नहीं हिल रही थी। चंदन ने जब उसे झिझोड़ कर पूछा तो उसने मटकी की तरफ इशारा किया। चंदन ने मटकी में देखा तो ठाकुर जी और किशोरी जी नौका विहार की सुंदर छवि दिखाई दी। तो वह झूम झूम कर नाचने लगा। ललिता को पकड़कर उसने खींचकर जोर से अपने में भींच लिया। कहने लगा, अरे प्रिय, तुझे भी आज ब्रज ने स्वीकार कर लिया है। आज तुझे मेरे श्यामा श्याम जी ने स्वीकार कर लिया है। ललिता कुछ समझ नहीं पा रही थी, चंदन की तरफ देखती जा रही थी। तो चंदन ने उसे समझाते हुए कहा कि तुम्हारे कोई पुण्य कर्म थे जो तुम्हें ब्रज में कदम रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन ब्रज में कदम रखकर तुम्हें सुख प्राप्त हो रहा था। लेकिन उस सुख का आनंद में बदलने के लिए तुम्हें किशोरी जी की आज्ञा की प्राप्ति की जरूरत थी। इसलिए मैं तुम्हें बरसाना धाम ले गया था ताकि मुझे भी वहाँ किशोरी जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। यह उन्हीं की कृपा है जो आज तुम्हें ठाकुर जी किशोरी जी के नौका विहार के दर्शन इस मटकी में प्राप्त हुए हैं। क्योंकि आज उसे ठाकुर जी और किशोरी जी ने अपना लिया है। जो यमुना जी का जल धीरे धीरे उस शरीर में प्रवेश हुआ है, वह ठाकुर जी और किशोरी जी की कृपा की छलने से उसके सारे पाप नीचे बैठ गए। अब उसके पुण्य कर्म ऊपर थे, इसलिए ललिता को इस आनंद की प्राप्ति हो चुकी थी। ब्रज में तो हर कोई आता जाता रहता है, उसको सुख की प्राप्ति भी होती है। लेकिन जिस पर ठाकुर जी व किशोरी जी की कृपा हो, उसको सुख के साथ साथ ठाकुर जी के आनंद की भी प्राप्ति होती है। इसलिए हमें ठाकुर जी के मीठे आनंद को अपने रोम रोम में प्रवेश करवा के उस आनंद से प्राप्त प्रेम की मृग तृष्णा को इतना बढ़ाएं कि वह प्रेम आंखों से निकलने वाले नमकीन अश्रुओं के द्वारा बहकर ठाकुर जी और किशोरी जी की मीठी कृपा से सरोबार हो सके। तो बोलिए कांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आपको यह सुंदर कथा कैसी लगी? यदि आपको पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।